हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं इंटरव्यू के बारे में बताने वाला हूँ। एसईओ इंटरव्यूज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। मैं एक लिस्ट क्रिएट किया हूँ अराउंड 100 क्वेश्चंस और आंसर्स का। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे वीडियोज में लास्ट तक बने रहिएगा और मुझे विश्वास है आपको सारा कुछ बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने एक लिस्ट बना लिया है क्वेश्चंस का और मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑब्वियसली आप एसईओ के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा व्हाट इज एसईओ एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एसईओ। तो देखिए, एसईओ आपको पता ही है, सिंपल सी चीज़ है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसे कि गूगल में या फिर अलग सर्च इंजन में रैंकिंग लाते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग चेंजेस द पोजिशन ऑफ अ वेब पेज और वेबसाइट इन सर्च इंजन रिजल्ट्स बाय यूजिंग कीवर्ड्स और फ्रेजेस। इसमें मतलब लगातार चेंजेस होते रहे रैंकिंग में, इसलिए एसईओ करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसईओ, वन इज ऑन पेज एसईओ एंड सेकेंड वन इज ऑफ पेज एसईओ। अब नया में टेक्निकल एसईओ भी कुछ लोग बोलते हैं, बट टेक्निकल एसईओ कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ, बिकॉज टेक्निकल एसईओ में भी वेबसाइट में चेंजेस करते हैं और जो अगर आप वेबसाइट में चेंजेस करते हैं तो वो ऑन पेज एसईओ के अंतर्गत ही आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। सेकंड वन इज व्हाट आर द एसईओ टूल्स डू यू यूज। अब आप अगर एक्सपीरियंसड हैं तो जितने भी टूल्स आप यूज करते हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने जो फ्री टूल्स हैं मैं उनका पहले मेंशन किया हूँ। गूगल एनालिटिक्स, इसके बाद सर्च कंसोल जिसको गूगल वेबमास्टर टूल्स बोलते हैं, ठीक है। कीवर्ड प्लानर भी है, वो गूगल का जो एडवर्ड्स है वहाँ से आप यूज करते हैं फॉर कीवर्ड रिसर्च। अलेक्सा भी एक तरह से ट्रैफिक ओवरव्यू के लिए यूज करते हैं। ओपन साइट एक्सप्लोरर इज पेड, लेकिन ये काफ़ी अच्छा टूल है। तो मैंने ये इतने सारे टूल्स को यहाँ पे मेंशन कर दिए जो कि एसईओ के लिए बेनिफिट है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि और भी कोई टूल्स को इसमें डालना है तो आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई बैकलिंक। बैकलिंक आपकी वेबसाइट का जहाँ से लिंक बैंक होता है उसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ वेबसाइट एंड यू हैव मेंशन्ड योर वेबसाइट लिंक ऑन अदर्स वेबसाइट्स, तो दैट इज अ बैकलिंक। समझ में आया। नेक्स्ट इज व्हाट आर आउटबाउंड लिंक्स। आउटबाउंड लिंक्स होता है कि आपकी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जो लिंक्स जा रहा है वो आउटबाउंड लिंक हुआ। फॉर एग्जांपल, आपकी एक वेबसाइट है और आपने दूसरी वेबसाइट का लिंक अपने वेबसाइट पे डाला है, तो उस पर्टिकुलर लिंक को आउटबाउंड लिंक बोलेंगे क्योंकि आपकी वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जा रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट इज गूगल बोट। देखिए, गूगल बोट गूगल का एक टूल है जिसको कि वेब स्पाइडर भी बोलते हैं, और ये पूरे वेब में घूमते रहता है और इसको जहाँ भी नया कंटेंट दिखता है उसको ये इंडेक्स करवाता है ना। आपने फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे एक वीडियो ही बनाया है तो गूगल का जो बोट होगा वो जाएगा, वो देखेगा और उस कंटेंट को फिर गूगल में इंडेक्स करवाएगा। व्हाट इज पेज स्पीड एंड व्हाई डज इट मैटर। देखिए, आपको पता है कि पेज स्पीड से यूजेबिलिटी बढ़ती है, बिकॉज अगर कोई वेबसाइट है, उसका कोई पेज है और काफ़ी धीरे लोड हो रहा है तो ऑब्वियसली जो बाउंस रेट है वो बढ़ जाएगा। यूजर जल्दी से वेबसाइट को क्लोज करेगा, वेबसाइट को क्लोज करेगा तो यूजेबिलिटी खराब होगी और फिर इससे क्या होगा कि गूगल रैंकिंग भी नहीं देगा। तो पेज स्पीड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इससे यूजर को बेनिफिट मिलता है और ये बेनिफिट मिलता है तो गूगल ऐसी वेबसाइटों को वैल्यू करेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज क्रॉस लिंकिंग। देखिए, क्रॉस लिंकिंग का मतलब हुआ कि मेरे पास एक वेबसाइट है और एक आपके पास वेबसाइट है, तो आप मेरी वेबसाइट को लिंक कर रहे हो और मैं आपकी वेबसाइट को लिंक कर रहा हूँ। बट अगेन ये क्रॉस लिंकिंग भी दो तरीके का होता है। वन इज टू वे क्रॉस लिंकिंग एंड वन इज थ्री वे क्रॉस लिंकिंग। अगर मेरी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट है, हम दोनों आपस में लिंक करें, दैट इज टू वे क्रॉस लिंकिंग। बट कोई तीसरी वेबसाइट है और मैं ऐसा कर रहा हूं कि सपोज करो मैं ए हूं, कोई बी है और सी है, तो ए बी से लिंक किया, बी सी से लिंक किया और फिर सी ए से लिंक किया, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्री वे क्रॉस लिंकिंग। ये एक तरह से बैकलिंक्स बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। बट आज के टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आप जहां से कर रहे हो उसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए, स्पैम स्कोर नहीं होना चाहिए, तो ऐसी वेबसाइट से आपको बैकलिंक लेना चाहिए। देखिए, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कीवर्ड इन एसईओ।
एसईओ में कीवर्ड यूज करने का क्या बेनिफिट है, क्या पर्पस है एक्चुअली? देखिए, पर्पस इसका यही होता है कि आप जो कंटेंट होता है, एक तो उसको आप वैल्यूड बनाते हो, वो उसको इन्फॉर्मेटिव बनाते हो, तो आपको कीवर्ड डालना ही चाहिए, बिकॉज सर्च इंजन उस कीवर्ड से समझेगा कि हाँ इतने सारे कीवर्ड्स हैं और ये वेबसाइट इस पर्टिकुलर जो सर्च टर्म है उसके लिए रेलिवेंट है। ठीक है, फिर आप जब कीवर्ड डालते हो तो जो यूजर होता है उसके लिए बेनिफिटेड होता है, क्योंकि वही जो कीवर्ड होता है वो सर्च में दिखता है और यूजर उसको क्लिक करता है। तो कई पर्पस होता है कीवर्ड को एसईओ में यूज करने से, इसे यूजर को भी बेनिफिट मिलता है और सर्च इंजन भी इजीली समझ जाता है आपके कंटेंट को और उसको गूगल में दिखाता है। अगेन, व्हाट इज बॉडी कंटेंट रेलिवेंस? देखिए, बॉडी कंटेंट रेलिवेंस शुड बी देयर, बिकॉज आपकी कोई वेबसाइट है और आपने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन तो राइट कर दिया, बट आपका जो कंटेंट है, जो अंदर का कंटेंट है, इफ दैट इज नॉट रेलिवेंट तो इससे आपका बाउंस रेट बढ़ेगा और बाउंस रेट बढ़ेगा तो आपकी रैंकिंग कम होगी। सो बॉडी कंटेंट रेलिवेंस शुड बी देयर। एक्सप्लेन स्पाइडर्स, रोबोट्स एंड क्रॉलर्स। देखिए, सब सेम होते हैं। ये गूगल का जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन किया कि स्पाइडर होता है, वो घूमते रहता है चारों तरफ और ये घूम के फिर उसके बाद जिसको जहाँ नया कंटेंट दिखता है तो उसको ये इंडेक्स करवाता है। तो दे ऑल आर सेम, स्पाइडर, रोबोट्स, क्रॉलर्स सबको सेम ही बोलते हैं। देखिए, व्हाट डज इट मीन इफ नथिंग अपीयर्स व्हाइल सर्चिंग फॉर द डोमेन? अगर कोई डोमेन को आप गूगल में सर्च करते हो और कुछ भी नहीं दिखता है तो इसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए, रीजन्स कई हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि सर्च इंजन ने ही बैन कर दिया होगा, कोई अनइथिकल प्रोसेस फॉलो किए होंगे और उसके वजह से सर्च इंजन ने बैन कर दिया होगा। सेकंड, ये भी हो सकता है कि आपने नो फॉलो नो इंडेक्स का टैग लगा दिया होगा अपने वेबसाइट पे, मतलब कि आपने सर्च इंजन को बोला है कि इंडेक्स करना ही नहीं है। फिर या कोई कैनोनिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि उसका कोई डुप्लीकेट पेज बना होगा, तो इससे भी क्या होगा कि सर्च इंजन उसको इंडेक्स नहीं करेगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टॉप ब्लॉग्स यू फॉलो? आप जो भी टॉप ब्लॉग्स फॉलो करते हैं, मैंने जो पॉपुलर ब्लॉग्स हैं उनका नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है। गूगल वेब मास्टर सेंट्रल ऑब्वियसली गूगल का है, सर्च इंजन लैंड भी काफ़ी पॉपुलर है, सर्च इंजन जर्नल भी काफ़ी पॉपुलर है, मॉज भी ऑब्वियसली पॉपुलर ही है, बैकलिंको भी अच्छी साइट है। तो मैंने ये टॉप जो साइट्स हैं उनको मेंशन कर दिया। आप जो पढ़ते होंगे उसको आप बता सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी साइट्स होती हैं जो कि एसईओ से रिलेटेड हेल्प करती है, जैसे मेरा पर्सनल ब्लॉग भी है sanjaychaubey.com, वहाँ भी आप जो भी साइट पढ़ते हैं उसको आप मेंशन कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई क्लॉकिंग? क्लॉकिंग का सिंपल सा मतलब यही है कि साइट किसी और चीज़ के लिए है और आप सर्च इंजन में कुछ और बता रहे हो। इसके कई मेथड्स होते हैं, आप उन मेथड्स के थ्रू सर्च इंजन को एक तरह से आप ये कह रहे हो कि साइट इस चीज़ के लिए नहीं है, उस चीज़ के लिए है और उस पर आप रैंकिंग ला रहे हो, लेकिन जो रियल में साइट किसी और चीज़ के लिए बनी रहती है। ये ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट है, बट अब जनरली यूज़ नहीं होता, कोई लोग यूज़ करते भी हैं, बट नहीं करना चाहिए क्योंकि सर्च इंजन काफ़ी स्मार्ट हो गया है आफ्टर सो मेनी अपडेट्स। अब ये कैरेक्टर लिमिट्स भी आपको जानने होते हैं कि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो मेटा टैग्स होते हैं उनका कैरेक्टर लिमिट क्या होता है। देखिए, वैसे तो आपको ये बता दूं कि जो मेटा टैग और मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए गूगल पिक्सल में सारा कुछ कंसीडर करता है, बट रफली ये कहा जाता है कि मेटा टाइटल का जो लेंथ होता है दैट इज 70 कैरेक्टर्स और मेटा डिस्क्रिप्शन का जो लेंथ होता है वो 160 to 220 कैरेक्टर्स का होता है। ये एक्चुअली चेंज होते रहता है। व्हाट इज गूगल सैंडबॉक्स? कई बार देखा जाता है कुछ साइट होती है जो कि नई होती है या फिर उनकी पेनाल्टी हुई रहती है और उसके बाद वो कुछ चेंजेस करते हैं, तो ऐसी साइट को गूगल सैंडबॉक्स में डाल देता है। मतलब एक तरह से वो रिव्यू करता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अगर उस साइट की क्वालिटी अच्छी होती है तो फिर उसको आगे दिखाता है, अदरवाइज कुछ दिनों के लिए उसको सैंडबॉक्स में डाल देता है। व्हाट इज ब्लैक हैट एसईओ? ब्लैक हैट एसईओ जो होता है वो अनइथिकल प्रोसेस होता है रैंकिंग लाने का, कैसे भी रैंकिंग आ जाए इसके लिए अनइथिकल प्रोसेस को फॉलो करना, दैट इज ब्लैक हैट एसईओ। और ग्रे हैट एसईओ में क्या होता है कि थोड़ा बहुत अनइथिकल प्रोसेस होता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो इथिकल प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। और वाइट हैट का मतलब ये है कंप्लीटली आप जो तरीका बताया गया है उन्हीं तरीके को फॉलो करते हो।
अब ये कह रहा है कि व्हाट आर द सम फेमस ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स। देखिए ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स के जो वेल नोन जो टाइप्स हैं वो हैं हिडन टेक्स्ट, लिंक फार्मिंग, गेटवे डोरवे पेजेज, क्लॉकिंग, कीवर्ड स्टफिंग। ये सारे लोग कर करके और साइट को रैंक लाते हैं अदर कीवर्ड्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिंक्स। देखिए लिंक्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, नो फॉलो एंड डू फॉलो। नो फॉलो जो होता है वो गूगल को एज ए टेक्स्ट समझ में आता है, गूगल उसको लिंक समझता ही नहीं है, एज ए टेक्स्ट रीड करता है। और डू फॉलो होता है दैट इज द लिंक। आप इसलिए इजली किसी भी लिंक को ऐसे आप व्यू सोर्स में जाकर देख सकते हैं। REL इक्वल टू नो फॉलो रहेगा, दैट मीन्स कि वो जो लिंक है वो नो फॉलो है। अगर कुछ भी नहीं है देन इट इज डू फॉलो। डू फॉलो मेंशन नहीं होगा ऐसे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेज रैंक एंड सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, दैट इज ACRP। देखिए पेज रैंक एक्चुअली नंबर ऑफ इनबाउंड लिंक्स पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा इनबाउंड लिंक्स होगा उससे पेज रैंक उसका उस पर्टिकुलर वेबसाइट का ज़्यादा रहेगा। बट सर्च इंजन रैंक पेज रिजल्ट पेज का मतलब ये हुआ कि सर्च इंजन से जब आपके पास ट्रैफिक आती है तो कौन से पेज पे आ रही है, तो जिस पेज पे आती है दैट इज ACRP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। वाई इज टाइटल टैग ऑन वेबसाइट वैल्यूएबल। टाइटल टैग से वेबसाइट वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि सर्च इंजन इसलिए समझ जाता है कि ये वेबसाइट ऑब्वियसली ये वेब पेज वो किस खास मकसद के लिए बनाई गई है। जो मेटा टाइटल होता है दैट इज टाइटल टैग वो जरूरी होता है। सर्च इंजन इसलिए समझता है कि ये किस पर्पस के लिए बनाई हुई है, क्योंकि वो 70 कैरेक्टर्स का जो लेंथ होता है उसमें आप बता देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली के लिए पेज है तो आपने मेटा टाइटल में उसको आप मेंशन कर दोगे कि बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली, तो उसको समझ में आ जाएगा सर्च इंजन को कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली के लिए बनी हुई है। गॉट इट। व्हाट इज कंसिडर एज मोर सिग्निफिकेंट, क्रिएटिंग कंटेंट और बिल्डिंग बैकलिंक्स। देखिए वो कह रहा है कि मतलब दोनों में से कौन सा अच्छा है, कंटेंट को क्रिएट करना या फिर बैकलिंक्स बनाना। देखिए ऑब्वियसली स्टार्टिंग में कंटेंट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वंस यू क्रिएट क्वालिटी कंटेंट यू शुड गो विथ बिल्डिंग हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स। ठीक है। What are the differences between SEO and SEM? देखिए SEO पेड नहीं होता है। SEO is a process to get ranking in organic search results of search engines. But SEM क्या होता है कि SEM पेड होता है। For example, if you are using Google Ads, that is a part of SEM. Next है what is LSI? LSI का पूरा नाम होता है लेटेंट सीमेंटिंग इंडेक्सिंग। ठीक है। ये एक तरह से यूज होता है रैंकिंग के लिए और इसका काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है। फॉर एग्जांपल आप कोई LSI कीवर्ड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कार है तो आप LSI आप यूज करेंगे तो ये रिलेटेड जो इसका फ्रेज है लाइक रेड कार, क्लासिक कार, ठीक है ना, तो कार रेस, तो इन सारे कीवर्ड्स पे LSI के थ्रू वो रैंकिंग आएगी। मतलब एक तरह से जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली का मैंने एग्जांपल दिया तो कोई ऐसा होगा कि बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली, ठीक है, तो वो बेस्ट पे भी दिखा दिया। तो इस तरीके से LSI कीवर्ड यूज करते हैं। हाउ विल यू क्रॉस चेक वेदर योर SEO कैंपेन इज वर्किंग और नॉट। देखिए ऑब्वियसली टाइम टू टाइम आई विल चेक रैंकिंग्स, ठीक है। Also, I will check traffic in Google Analytics. If traffic is improving, if ranking is improving, that means everything is going in good direction. If traffic is not improving, if ranking is not improving, that means मेरी जो SEO कैंपेन की जो सेटिंग है that is not working properly. What is the meaning of competitive analysis? देखिए competitor analysis होता है कि SEO सारा कुछ कंपटीशन का खेल है। अब मुझे एक फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट इन दिल्ली पर रैंक कराना है।
अब डेंटिस्ट इन दिल्ली के लिए मुझे एक नई वेबसाइट मिली है और पहले से जो साइट्स रैंक कर रही हैं तो उनको जाके एक बार एनालाइज करना पड़ेगा, उनकी कंटेंट क्वालिटी क्या है, नंबर ऑफ बैकलिंक्स कैसे है, सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसा है, और देन मुझे एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी पड़ती है। तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। What will be your next step if your existing SEO method is not working? देखिए, अगर आपको एक क्लियर समझ में आ गया कि एग्जिस्टिंग जो आपका SEO मेथड है वो काम नहीं कर रहा है, तो आप कुछ अलग अलग तरीके से जरूर देखेंगे। फर्स्टली मैं ये देखूंगा कि जो अगर नया प्रोजेक्ट है तो कीवर्ड्स देखूंगा कि मतलब कीवर्ड्स कैसे हैं, कीवर्ड्स को क्या फिर चेंज करने की जरूरत है या फिर और ऐड करने की जरूरत है, कुछ और रेलिवेंट कीवर्ड्स को डालूंगा उसमें। फिर उसके बाद मैं ये देखूंगा कि जो पेजेज हैं वो रैंक कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर रैंक नहीं कर रहे हैं तो उनको रैंक कराने के लिए कंटेंट डालना, उसको ऑप्टिमाइज करना, ऑन पेज और ऑफ पेज की जो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं उनको फॉलो करना ताकि वो ऑप्टिमाइज हो। और एक डीप थॉट होता है, आप अच्छे से सोचते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद आप एक प्रोसेस फॉलो करते हैं रैंकिंग के लिए। What is PPC? PPC is paid service. PPC stands for pay per click. ये एक पेड सर्विस होता है, आप एक एक क्लिक के पैसे देते हैं। ये एक तरह से एसईओ का बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि एसईओ में आप ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स में रैंकिंग लेते हैं और ये पीपीसी जो होता है ये ऑर्गेनिक में नहीं दिखता है, ये ऑर्गेनिक के ऊपर या फिर नीचे भी दिख सकता है। ये एक तरह से पेड एड्स होते हैं, जैसे आप किसी वेबसाइट पे आप देखते होंगे बैनर्स एड्स दिखना, यूट्यूब पे आपको ऐड दिखता है, फेसबुक पे ऐड दिखता है। दीज ऑल आर द टाइप ऑफ पे पर क्लिक सर्विसेज। व्हाट इज 301 रिडायरेक्ट? ये परमानेंट रिडायरेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट है sanjaychaube.com और मैं इसको किसी दूसरे डोमेन पर रिडायरेक्ट कर रहा हूं परमानेंट के लिए, तो दैट विल बी ए 301 रिडायरेक्ट। व्हाट आर द वेब मास्टर टूल्स? देखिए, वेब मास्टर टूल्स अब जिसको सर्च कंसोल कहा जाता है, ये गूगल का एक टूल होता है। वैसे गूगल का ही नहीं होता, बिंग का भी होता है, अलग अलग सर्च इंजन का होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपकी वेबसाइट का हेल्थ जानने के लिए। लाइक व्हाट आर द क्रॉल एरर्स इफ देयर इज, सर्च क्वेरीज क्या है, परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारा कुछ आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज robots.txt? robots.txt इज a text file through which you instruct Google and other search engines like what to follow, what not to follow, what to index, what not to index। ठीक है। What will you do for the company website you are working for decides to move all the contents to a new domain? देखिए, अगर कोई प्रोजेक्ट है और कोई डोमेन है, वो दूसरे डोमेन पे अपना सारा कुछ मूव कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, ऑब्वियसली सबसे बढ़िया तो ऑप्शन यही होगा कि परमानेंट रिडायरेक्ट कर दो, एक एक पेज के दूसरे जो नया वाला पेज है उस पर परमानेंट रिडायरेक्ट कर दो, तो ताकि उससे जो डुप्लिसिटी है वो चली जाए। तो बेस्ट यही है। बाकी और भी कई ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसा कि आप अलग अलग पेजेस पे कैनोनिकल टैग डाल दो, बट मैं यही कहूँगा कि 301 रिडायरेक्शन विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन। देखिए, ये कह रहा है कि कोई वेबसाइट में मिलियंस ऑफ पेजेस है तो उसका क्या करोगे? आप एक एक को तो डाल नहीं सकते। तो देखिए, इसके लिए क्या करना होता है ना, कि जो भी डायनेमिक वेबसाइट होती है उनका कुछ अलग तरीके से डायनेमिक तरीके से टाइटल और डिस्क्रिप्शन राइट करना होता है। ठीक है ना। लिंक स्ट्रक्चर भी कुछ उस वैसे ही कर देते हैं कि वो यूज हो जाए। एक्चुअली प्रोग्रामर आपका हेल्प कर देता है इसमें। और डायनेमिक एक्सएमएल साइट मैप जनरेशन, जैसे ही आप कोई पेज बन रहा है तो उसमें एक्सएमएल साइट मैप जनरेशन हो और डायनेमिक हो, ठीक है ना, ताकि वो सर्च इंजन इजीली जाके उसको रीड कर पाए। व्हाट आर द मेन गूगल अपडेट्स इन एसईओ? देखिए, फर्स्ट इज पंडा, सेकंड वन is penguin, third one is rank brain, fourth one is hummingbird, fifth one is usability। ये सारे अपडेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये एक तरह से टॉप रैंकिंग अपडेट्स हैं फ्रॉम द हिस्ट्री। व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ द पंडा अपडेट? पंडा अपडेट का की एस्पेक्ट्स है कि थीन कंटेंट को पेनलाइज किया था। तो आपकी वेबसाइट पे थीन कंटेंट्स नहीं होने चाहिए। पहले के लोग क्या करते थे कि बहुत सारे किसी के भी वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करके अपने पे डाल के और रैंकिंग ले लेते थे और इसे
कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, मतलब जिसने डाला वही उसी को प्रॉब्लम होती थी कि मतलब वो इतना मेहनत भी करता था और कोई और उसको कॉपी पेस्ट करके और अपना काम चला लेता था। तो गूगल ने ऐसी साइटों को पेनलाइज करना स्टार्ट कर दिया जिन्होंने कहीं से कॉपी किया है। पेंगुइन अपडेट का की स्पेक्ट्स है कि पेंगुइन अपडेट जो साइट्स बहुत सारे बैकलिंक्स बनाते थे एरी गरी साइट से, तो ऐसी साइट को गूगल ने पेनलाइज करना स्टार्ट कर दिया था। तो पेंगुइन अपडेट एक तरह से जो बैकलिंक्स एक क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए है। हाउ विल यू न्यूट्रलाइज टॉक्सिक लिंक टू योर साइट। देखिए, टॉक्सिक लिंक को न्यूट्रलाइज करने का क्या मेथड है, सिंपल सा है। आप वहाँ पे जाके अगर कोई टॉक्सिक लिंक है तो उसको मैनुअली हटा दो, दैट विल बी बेस्ट। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आप एक डिसअवाउ टूल होता है सर्च कंसोल में, वहाँ पे जाके और वो गूगल डिसअवाउ टूल से उसको हटा दो। हाउ कैन यू चेक इफ समवन इज नॉट बिल्डिंग और रिडायरेक्टिंग अ लो क्वालिटी बैकलिंक टू योर साइट। आपकी साइट के लिए कोई बैकलिंक बना रहा है लो क्वालिटी बैकलिंक, तो ये कैसे आप समझोगे कि बना भी रहा है कि नहीं बना रहा है। इसके लिए पेड टूल्स होते हैं, HREFs और ओपन साइट एक्सप्लोरर से आप जाके चेक कर सकते हो। इवन सर्च कंसोल से भी आप कर सकते हो, जो कि फ्री होता है। ये दोनों तो पेड हो गए। हाउ ऑफन शुड यू परफॉर्म ए लिंक ऑडिट। देखिए, लिंक ऑडिट वैसे आपको ध्यान रखना होता है, बट वंस ए ईयर विल बी इनफ। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फ्रेम्स इन HTML। देखिए, फ्रेम्स आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। फ्रेम से क्या होता है कि जो सर्च इंजन है, एक ही पेज पे अगर आप फ्रेम्स कर दोगे तो अलग अलग फ्रेम को सर्च इंजन अलग अलग पेज समझ लेता है। तो इसीलिए आपको ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके SEO पे। What are the most important area to include your keywords? Obviously पेज टाइटल, बॉडी टेक्स्ट, मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यही 3 चीज़ तो होता है, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और फिर बॉडी टेक्स्ट में आपको यूज करना है। हाँ, एक आप अल्ट टैग भी यूज कर सकते हो इमेज में, ठीक है ना। तो ये मेन एरियाज होते हैं जहाँ पे आप जो आपके कीवर्ड्स हैं वहाँ पे वो कीवर्ड्स को यूज करना होता है। आप क्या करोगे, आपकी साइट को अगर सर्च इंजन ब्लैक हैट प्रैक्टिस में पकड़ लिया और आपकी साइट को पेनलाइज कर दिया, इसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि एक तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या ब्लैक हैट प्रैक्टिस किया था, उसको हटाऊंगा। जैसे मैंने क्लॉकिंग किया है तो क्लॉकिंग हटा दूंगा, उसके बाद फिर रीअप्लाई कर दूंगा। मतलब कि जाके सर्च इंजन में जाके और सर्च कंसोल में री इंक्लूजन का जो ऑप्शन है वो करना पड़ेगा, मतलब फिर से रीसबमिट करना पड़ेगा। नेम सम ऑफ द टॉप एक्टिविटीज ऑफ ऑन पेज एंड ऑफ पेज SEO। देखिए, ऑन पेज में जो टॉप एक्टिविटीज हुई वो हुई कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, मेटा टेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन, हेडिंग इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना, अल्ट टैग को डालना, इस तरीके robots.txt क्रिएट करना, .htxs फाइल को क्रिएट करना, साइट मैप क्रिएट करना। These all are the part of on page SEO. Off page में सोशल बुक मार्किंग, PPT सबमिशन, फॉरम सबमिशन, क्लासिफाइड सबमिशन, ब्लॉगिंग, these all are the part of off page SEO. Again, ये क्वेश्चन है कि what will be your approach if your existing SEO method is not working. ये एक तरह से मैंने पहले भी बताया है कि ऐसे के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि कीवर्ड सही है कि नहीं है। अगर कीवर्ड सही है तो मैं ये देख लूँ कि कहीं कोई क्रॉल इशूज या फिर गूगल पेनाल्टी वगैरह तो नहीं है, ये भी जाकर सर्च कंसोल से पता चल जाएगा। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सब देख लूँ, कंटेंट की क्वालिटी देख लूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बार कंपटीशन भी देख लूँ। मैंने सारा कुछ सही किया और कंपटीशन बहुत हाई है, और फिर वहाँ पे उस कंपटीशन के हिसाब से मेरी साइट नहीं है। मेरी साइट पे बस 200 वर्ड्स का कंटेंट है और बस 5 बैकलिंक्स है और कंपटीशन बहुत हाई है, तो मुझे उस हिसाब से करना पड़ेगा। व्हाट आर द सम टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यू यूज फॉर SEO। देखिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये जितने भी हैं, पिंटरेस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट है और आपको यूज करने चाहिए। आपसे इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है कि
अगर कोई न्यू वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो उसका एसईओ कैसे करोगे, क्योंकि ज़्यादातर साइट्स वर्डप्रेस की होती है। ऐसा कहा जाता है कि 70% जो वेबसाइट्स होती है वो वर्डप्रेस में बनती है। तो आपसे इंटरव्यूअर ऐसा पूछ सकता है। तो देखिए आपको सिंपल सा करना है कि देखिए जब वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी और न्यू होगी तो मैं उसमें एक योस्ट प्लगइन इंस्टॉल करूँगा, उसमें योस्ट प्लगइन को थोड़ा ऑप्टिमाइज करूँगा, एक एक पेज पे जाकर मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करूँगा। उसके बाद मैं क्या कहते हैं कि एक्सएमएल से जो साइट मैप होता है उसको मैं इनेबल करूँगा, उसमें जो परमालिंक का स्ट्रक्चर होता है उसको अच्छा करूँगा, इमेज को ऑप्टिमाइज करूँगा, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करूँगा। इसके बाद अगर कोई लोकल एसईओ के लिए साइट है, मतलब कोई डॉक्टर वगैरह की या इस तरह के कोई पर्टिकुलर लोकेशन में रैंक करना चाहता है तो लोकल लिस्टिंग करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में रैंकिंग चाहिए, दिल्ली में चाहिए या फिर इस तरीके के सिटीज़ में चाहिए तो जस्ट डायल, सुलेखा, इस तरह की जितनी साइट्स है वहाँ पे अच्छी प्रोफाइल बने, ऐसा काम करूँगा। इसके बाद जो ऑफ पेज की और भी एक्टिविटीज़ होती है वो करूँगा, आर्टिकल सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन, फॉरम सबमिशन, ये सारा कुछ मैं फॉलो करूँगा। तो इस तरीके से मैं नई साइट के लिए काम करूँगा। जब जिस दिन काम स्टार्ट करूँगा उस दिन इनिशियल रैंकिंग में देख लूँगा कीवर्ड्स की, और उसके बाद मैं जब मंथ के एंड में एक रिपोर्ट दूंगा फाइनल, उसमें भी देखूंगा कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट मिला है, और सेकंड मंथ में फर्स्ट मंथ से अच्छा इम्प्रूवमेंट के लिए और क्या प्लान हो सकता है वो एक अलग से मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा उसके लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिडायरेक्शन होता है वो कौन कौन से होते हैं। देखिए इन जनरल 301, 302 और मेटा रिफ्रेश ये ज़्यादातर यूज होते हैं। 301 का मतलब ये हो गया कि ये परमानेंट हो जाता है, परमानेंट रिडायरेक्शन हो गया, मतलब एक डोमेन दूसरे डोमेन पर परमानेंट हमेशा के लिए हो गया। एक होता है कि टेम्पोरली के लिए होता है, कुछ प्रॉब्लम है तो टेम्पोरली, वो दैट इज 302। फर्स्ट वन वाज 301। मेटा रिफ्रेश का मतलब हो गया कि आपकी वेबसाइट पे आया, उसके बाद रिफ्रेश करके दूसरे वेबसाइट पे 2 सेकंड 5 सेकंड के बाद उसको दूसरी साइट पे रिडायरेक्ट कर दिया थ्रू मेटा टैग। मेटा टैग होता है उसके थ्रू। तो ये इस तरह के रिडायरेक्शन होते हैं। हाउ कैन यू डू एसईओ फॉर ए वीडियो। देखिए जो गूगल होते हैं ऑब्वियसली वीडियो को रीड नहीं करता, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि आपने जो मेटा टाइटल उसमें जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो होता है, टैग्स होते हैं वीडियो के अंदर, उसमें और भी जो जितने भी ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शंस हैं वो सारा कुछ आप अच्छे से डालेंगे तो गूगल टेक्स्ट को समझेगा, और फिर दैट इज एसईओ। आप अच्छे से उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बाकी जो जितने भी ऑप्शन है वो डालिए, फिर वो वीडियो बेटर परफॉर्म करेगा। व्हाट इज कीवर्ड स्टेमिंग एंड व्हाई डज इट मैटर। देखिए कीवर्ड स्टेमिंग काफ़ी जरूरी है, क्योंकि एक तरह से आप कीवर्ड डेंसिटी को बढ़ा नहीं सकते हैं। जब कीवर्ड डेंसिटी को नहीं बढ़ा सकते तो कीवर्ड स्टेमिंग का मतलब है कि उससे रिलेटेड, जैसे कोई वर्ड है तो उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं दैट इज कीवर्ड स्टेमिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई इंटरव्यू के लिए आप राइट कर रहे हैं कंटेंट, तो इंटरव्यू, इंटरव्यूअर, इंटरव्यूज, ये जो है ये एक पार्ट हुआ कीवर्ड स्टेमिंग का। व्हाट इज कैनोनिकल इशू। कैनोनिकल इशू का मतलब यही हुआ कि कोई एक वेबसाइट है और दूसरी वेबसाइट से वो सारा कुछ कॉपी किया है, दैट इज कैनोनिकल वेबसाइट। सेम वेबसाइट में भी हो सकता है, जैसे कि कोई एक पेज है और वो दूसरी पेज से कॉपीड है, तो गूगल को बताना पड़ता है कि कौन सा पेज यूनिक है और कौन सा पेज कॉपीड हुआ है, ठीक है ना। कई बार डोमेन का भी हो जाता है, जैसे कि www.example.com है और फिर एक है कि विदाउट www ओपन हो रहा है, तो विदाउट www वाले को विथ www या फिर विथ www वाले को विदाउट www पे रिडायरेक्ट करना होता है। आप मेरे वीडियोज़ को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं इस तरह के कई वीडियोज़ बना हूँ, इवन जो भी मैं आपको कैनोनिकल इशू सॉल्व करने का जो तरीका क्या होता है ये भी मैं इसके लिए वीडियो बनाया हूँ, और आप जाके वो देख सकते हैं और आप हेल्प ले सकते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि जो लिंक पेनाल्टीज होती है इनके लिए आप क्या करते हैं। देखिए लिंक पेनाल्टी का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जितने भी एरीगरी साइटों से बैकलिंक बना हुआ है उनको जाके वहाँ से डिलीट कर दो। कई बार होता है कि आप नहीं कर सकते क्योंकि वो जो साइट होती है आपको एक्सेस नहीं देती है, कई इशूज हो सकते हैं। तो वहाँ पे फिर क्या करना होता है कि आपको जाके और फिर डिसअबाउ टूल जो मैं आपको पहले बताया था वहाँ पे जाके, और जो गूगल सर्च कंसोल में डिसअबाउ टूल होता है उसमें जाके, और जो लिंक्स को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं उसको डिसअबाउ कर दीजिए, ताकि गूगल उसको एज अ बैकलिंक कंसीडर ही नहीं करेगा। अब हो रहा है कि व्हाट आर द रिच स्निपेट्स। रिच स्निपेट्स आप देखते हैं गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो आपको वो दिखता है।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब मैं SEO फ्रीलांसर इन दिल्ली सर्च करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये मेरी साइट रैंक कर रही है, और ये देखिए ये अपलोडेड बाई संजय चौबे। ये क्या है कि एक पार्ट है रीच स्निपेट का, समझ गए। वैसे और भी चीज़ें होती है, बट ये एक पार्ट है, और रीच स्निपेट इसी तरीके के जो आपका जो वेबसाइट का मेटा डिस्क्रिप्शन है उससे नीचे जो दिखता है दैट इज रीच स्निपेट्स। कई लोग रिव्यू भी दिखाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रीच स्निपेट्स। अब ये कह रहा है कि वाई डू यू नीड टू नो अबाउट बैकलिंक्स टू कंपिटिटर्स वेबसाइट, क्यों जानना चाहते हो, आपसे ऐसा इंटरव्यू में पूछेंगे तो आप सीधे उसको आंसर दीजिएगा कि क्योंकि मुझे उसको आउटरैंक करना है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ। किसी को आउटरैंक करना होगा तो जो वेबसाइट है जो ऑलरेडी रैंक कर रही है वो कहाँ से बैकलिंक ली है, ये तो जरूरी है जानना ना, तभी तो मैं वहाँ से बैकलिंक लूँगा और फिर उसके अलावा भी कुछ काम करके उसको आउटरैंक करूँगा। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वो पूछ सकते हैं आपसे कि AMP क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेज। एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेज एक वेबसाइट का वर्जन होता है जो कि आपकी वेबसाइट को जल्दी से ओपन करता है ऑन मोबाइल, ठीक है ना। और आप जैसे कि आप कोई आपका वेबसाइट का लिंक है और कोई फेसबुक ओपन करता है, आप देखते हैं कोई साइट्स होती है जो AMP इनेबल्ड होती है तो वो जल्दी से ओपन हो जाती है। तो AMP से काफ़ी बेनिफिट मिलता है, बल्कि एक तरह से रैंकिंग फैक्टर ही है, तो आपको यूज करना चाहिए। What is रैंक ब्रेन एंड वाई डज इट मैटर। देखिए ये रैंक ब्रेन क्या हुआ ना कि आफ्टर रैंक ब्रेन अपडेट, ये एक तरह से एल्गोरिथम अपडेट है गूगल का, और आफ्टर दिस एल्गोरिथम अपडेट गूगल बिकम्स मोर स्मार्टर बिकॉज गूगल स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ ह्यूमन। जैसे कि कोई कंटेंट है वो एप्पल के लिए है, तो अब गूगल समझने लगा कि ये एप्पल ब्रांड की बात हो रही है या एप्पल फ्रूट की बात हो रही है। व्हाट इज डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी। देखिए मोज वालों का है ये 0 to 100 होता है। डोमेन अथॉरिटी मीन्स अथॉरिटी ऑफ योर मेन डोमेन, एंड पेज अथॉरिटी मीन्स अथॉरिटी ऑफ योर डिफरेंट पेजेज। फॉर एग्जांपल आपका कोई किसी सर्विस के लिए पेज बना हुआ तो उसकी अथॉरिटी कितनी है आउट ऑफ 100। और ये डोमेन अथॉरिटी का मतलब आपका जो मेन डोमेन है उसकी अथॉरिटी क्या है, फ्रॉम 0 to 100, ठीक है ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गिव योर नॉलेज अबाउट हेडिंग्स। देखिए हेडिंग्स जनरली 6 होती है, H1 to H6, और H1 एक वेबसाइट पे एक पेज पे एक ही होना चाहिए। H2 आप 2 या 3 यूज कर सकते हैं, वैसे 6 तक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और H3 to H6 आप कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको बता दिए हैं SEO के लिए, और मुझे विश्वास है कि आपको आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको फिर भी किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो मेरे सभी कमेंट सेक्शन में नीचे पूछिए और मैं आपको हेल्प करूंगा। इस तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल।